नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का अकाडमिक वार्ता पर। हम लोग यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री की क्लास में हैं। तो लास्ट क्लास जहां से हम लोगों ने छोड़ी थी वहीं विषय को कंटिन्यू करेंगे। हम लोग मौर्य साम्राज्य विषय को पढ़ रहे थे। तो मौर्य साम्राज्य विषय के अंतर्गत सांस्कृतिक जीवन और सांस्कृतिक जीवन के अंतर्गत मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था को हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौर्यकालीन सामाजिक जीवन और मौर्यकालीन आर्थिक जीवन या आर्थिक व्यवस्था के विषय में देखने वाले हैं। अगर हम लोग मौर्यकालीन सामाजिक जीवन के विषय में बात करें तो कौटिल्य के अनुसार अर्थशास्त्र में समाज 4 वर्गों में विभाजित था। अगर हम लोग मौर्यकालीन सामाजिक व्यवस्था के विषय में देखें तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार समाज 4 वर्गों में विभाजित था। वहीं अगर हम मेगास्थनीज की इंडिका के अनुसार देखें तो मेगास्थनीज ने इंडिका में 7 वर्गों में समाज को विभाजित बताया था, भारतीय समाज को। मेगास्थनीज ने समाज को इंडिका उसकी एक पुस्तक है, इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित बताया। अगर हम लोग जो मेगास्थनीज ने 7 वर्गों में विभाजित बताया उनके विषय में बात करें तो पहला है दार्शनिक, दूसरा है किसान, थर्ड है अहीर, फोर्थ है कारीगर, नेक्स्ट है सैनिक, नेक्स्ट है निरीक्षक और लास्ट है 7वें नंबर पर सभासद। मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया। उसने देखा जैसे कुछ साधु संत जैसे व्यक्तियों को देखा, कुछ भिक्षु को देखा तो उनको दार्शनिक कह दिया, कुछ कृषि कार्य में संलिप्त लोगों को देखा तो किसान कह दिया, कुछ ग्वाला को देखा तो अहीर बता दिया, कुछ शिल्पकार वर्ग को देखा तो कारीगर बता दिया, योद्धा को देखा सैनिक बता दिया। इस तरीके से उसने जो देखा समाज को उसी तरीके से 7 वर्गों में बता दिया। लेकिन यह उसकी अज्ञानता थी, क्योंकि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है वह बताती है कि 4 वर्गों में विभाजित था समाज। अच्छा, इतना ही नहीं, एक और इनकी अज्ञानता है मेगास्थनीज की। इन्होंने कहा कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। दास प्रथा नहीं थी, ये यूनान से आया था, यूनानी थे। हो सकता है यूनान में जिस तरीके से दासों को कोड़ों से मारा जाता होगा, उनकी दैनिक दशा होती होगी, वैसा भारत में नहीं होता होगा। इसीलिए उसने कह दिया कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। लेकिन कौटिल्य ने, चाणक्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। चलिए लिख लेते हैं इसको। भारत में दास प्रथा नहीं है किसने कहा? ये मेगास्थनीज ने कहा। मेगास्थनीज ने इंडिका में कहा। ठीक है। और कौटिल्य, चाणक्य
कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया। नौ प्रकार के दासों का वर्णन किया। अच्छा, कभी कभी इन दासों को, जो कौटिल्य ने 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है, उनको मिलान के लिए प्रश्न पूछ लेता है। इसलिए सुमेलित करने वाले प्रश्न बनते हैं तो इन दासों के विषय में हमें देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले है उदरदास। उदरदास क्या होता था? जो पेट का दास होता था। आप कहेंगे ये पेट का दास क्या? मतलब जो बहुत भूख के कारण दास बना हो, भोजन के बदले बना हो दास, भोजन के बदले दास बना हो। समझ पाए यहां तक? दंड प्रणीत दास, दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। दंड के परिणाम स्वरूप बनाया गया दास। मतलब इसका अर्थ यह है, राज्य की ओर से कोई दंड दिया गया हो और उसके उपरांत वो दास बन जाए। दयागत दास, साफ साफ पता है, ये पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त होता था। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास। मतलब उत्तराधिकार में मिला दास, उत्तराधिकार, विशेषाधिकार, प्रिविलेज में। लब्ध दास, लब्ध का मतलब ही है उपलब्ध, दान में प्राप्त हुआ दास, दान में प्राप्त दास। इसका अर्थ यह है कि उपहार में दिया गया दास। जैसे मान लीजिए चंद्रगुप्त की जब शादी हुई हेलेना के साथ, तो चंद्रगुप्त के हेलेना के साथ अनेक दास दासियां आई। क्रीत दास, क्रीत का मतलब हुआ है खरीदा हुआ दास, खरीदा हुआ दास। मतलब पैसे देकर बाजार से दास खरीदे जाते थे उस समय। यहां लिख भी सकते हैं, पैसे देकर बाजार से खरीदा हुआ दास। खरीदा हुआ दास। चलिए, गृहजात दास, मतलब घर में दासी से उत्पन्न दास, है ना। दासी द्वारा उत्पन्न दास। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, मान लीजिए आपके घर में मेल फीमेल 2 दास हैं और उनसे एक पुत्र को जन्म हुआ, तो वो आपको प्रिविलेज में दास मिलेगा। इस तरीके से, इसका उदाहरण इस तरीके से कह सकते हैं। मान लीजिए आपके घर में कोई गाय है, भैंस है, और उसका बच्चा जन्म दिया, तो वो आपका हुआ ना। आत्मविक्रयी दास, अपने आप को बेचने वाला दास, अपने आप को बेचने वाला। जैसे मान लीजिए कोई स्वयं को बेचकर बना दास। अहितक दास, ये ऋण के बदले, ये ऋण के बदले जो ये अस्थाई दास होता था। मान लीजिए आपने किसी से 10,000 रुपये ले लिए और पैसे नहीं आप चुका पा रहे हैं,
तो आप कहेंगे हम आपके यहाँ कार्य करेंगे और उसके बदले हमको आप हमारा पैसे मेहनताना से काट लीजिए। जब 10,000 रुपये वो पूरा हो जाएगा तो आप हमको छोड़ दीजिए। तो अस्थाई दास इस तरीके से होता था। ध्वज हृत दास, इसका अर्थ ये है युद्ध में जीता हुआ दास। युद्ध में जीता हुआ दास, मतलब जैसे कलिंग का युद्ध जब हुआ 261 ईसा पूर्व में, तो कहा जाता है ना अशोक ने तमाम लोगों को बंदी बना लिया था, अनेक लोगों को मारा काटा और बंदी बना लिया। तो ये क्या होता है कि उसने अनेक लोगों को इस तरीके से, ये जो युद्ध में जीते हुए दास बनते थे उनको। सामाजिक जीवन के विषय में हम लोग देखें तो समाज जो प्रमुख 4 वर्गों में विभाजित था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब क्या हो गया, जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अब इसमें क्या हो गया, अब जो ब्राह्मण का प्रिविलेज था वो थोड़ा सा समाप्त हुआ। क्षत्रिय का भी प्रिविलेज थोड़ा सा समाप्त हुआ, इसलिए कि जो क्षत्रिय अब वैश्य लोग भी इस कार्य को अपनाने लगे थे। जो शूद्र थे उनका भी प्रिविलेज थोड़ा सा कम हुआ, वो वैश्यों के सहयोगात्मक कार्य करने लगे थे, खेती करने लगे थे, कृषि करने लगे थे। इस तरीके से ये बैरियर्स टूट रहे थे मौर्य काल में। अगर हम महिलाओं के विषय में बात करें तो महिलाएं जो हैं, हम लोगों ने देखा था कि एक शब्द मिलता था महिलाओं के विषय में, महिलाओं की स्थिति। अगर महिलाओं की स्थिति के विषय में बात करें तो पुरुष प्रधान सत्ता थी यहाँ पर, पुरुषों की भूमिका बहुत ज्यादा थी, पुरुष अपनी, उनका ही निर्णय महत्वपूर्ण होता था। और एक शब्द देखने को मिला अनिष्कासिनी महिलाओं के लिए। इसका मतलब यह है कि जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थीं, अनिष्कासिनी शब्द मिला है। अनिष्कासिनी का मतलब ये होता था जो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल, ऐसा इसलिए नहीं होता था कि वो घर से बाहर डर के मारे नहीं निकलती थी, ये सम्मान के लिए। अच्छा, मौर्य काल तक आते आते महिलाएं, एक शब्द मिला है गणिका शब्द, जो राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचरी भी करती थी। और गुप्तचरी का मतलब समझ रहे हो, ये एक शब्द मिला है गणिका। और आपने जब अध्यक्ष पढ़े थे तो उसमें गणिकाध्यक्ष एक शब्द पढ़ा होगा। आपने जब अध्यक्ष पढ़ा था तो गणिकाध्यक्ष मिला था। गणिकाएं ये जो होती थी, इनकी पूरा बाकायदा लिस्ट होती थी और राज्य की सुरक्षा के लिए गुप्तचरी भी करती थी। गुप्तचरी का मतलब समझ रहे हो, कहीं न कहीं एक विश्वसनीय कार्य है राज्य के प्रति। अच्छा, सती प्रथा जैसा हमको वर्णन अभी नहीं मिला है यहाँ पर। मौर्य काल में सती प्रथा जैसा हमको उल्लेख यहाँ पर नहीं मिला है मौर्य काल में। सती प्रथा का उल्लेख हम लोगों को जो मिलता है वो सबसे पहले गुप्तकालीन एरण अभिलेख में मिलता है ना। जो पुरातात्विक प्रमाण मिला है वो सती प्रथा का गुप्त काल में एरण अभिलेख में 510 ईसा पूर्व में कई बार पूछा जाता था। अच्छा, अगर हम लोग इनकी वेशभूषा की बात करें, महिलाओं की वेशभूषा की बात करें तो इसमें कुछ पारंपरिक वेशभूषा, जैसे हम लोग वैदिक काल में हम लोग पढ़ रहे थे, वास पहनती थी, अधिवास पहनती थी, इस तरीके से तमाम प्रकार के वस्त्र का उल्लेख मिलता है। लेकिन मौर्य काल में कुछ नवीनता देखने को मिलती है। मौर्य काल में कुछ नवीनता देखने को मिलती है। नवीनता देखने को मिलती है। जैसे अब व्यक्ति जूता पहनने लगेंगे, जूता का इस्तेमाल करने लगेंगे, पगड़ी पहनने लगेंगे।
पगड़ी का मतलब पगड़ी पहनने लगी। पगड़ी पहनने का मतलब समझ रहे हो, आत्मसम्मान। कई बार पगड़ी से लोगों का आत्मसम्मान भी जुड़ा रहता था। इस तरीके से अगर हम लोग शिक्षा और मनोरंजन की बात करें मौर्य काल में, भोजन की बात करें तो भोजन शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का होता था। और शिक्षा के लिए तक्षशिला है, उज्जैन है, वाराणसी है, ये मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। मौर्य काल में शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। कुछ शब्दावलियां मिली हैं, इनको नोट कर लीजिए। जैसे वाक जीवक, तो ये क्या होता था? वाक जीवक जो होता था वो विविध प्रकार की बोलियां बोल के लोगों का मनोरंजन करता था। विविध प्रकार की बोलियां बोलकर लोगों का मनोरंजन करते थे। लोगों का मनोरंजन करते थे। इसी तरीके से अगर हम और देखें, प्लावक एक व्यक्ति था। प्लावक, ये रस्सी पर नाचने वाले। रस्सी पर नाचने वाले। शौभिक, ये मदारी होता था। कुहक, ये जादूगर। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि नट, नर्तक, गायक, वादक आदि ये लोग मनोरंजन लोगों का करते थे। अच्छा, मौर्यकालीन अगर हम आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो हम लोग अब मौर्यकालीन आर्थिक स्थिति के विषय में देखने वाले हैं। अगर मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की बात करें तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार आय के साधन 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहले कृषि, पशुपालन, व्यापार वाणिज्य, शिल्प व्यवसाय। अगर आपको पैसे पैदा करना है तो व्यापार करिए, वाणिज्य करिए, शिल्पकार बनिए, शिल्प व्यवसाय करिए, उद्योग धंधा करिए। तो मौर्यकालीन कौटिल्य ने आय के 3 साधन बताए, जिसमें नंबर 1 पर कृषि, नंबर 2 पर पशुपालन, नंबर 3 पर ये व्यापार वाणिज्य शिल्प उद्योग। अगर कृषि की बात करें तो यूनानी स्रोतों के अनुसार संपूर्ण भूमि राजा की होती थी, लेकिन भारतीय स्रोतों के अनुसार, भारतीय जो इंडियन सोर्सेस हैं उनके अनुसार एक राजकीय भूमि होती थी, एक निजी भूमि होती थी। राजकीय भूमि और निजी भूमि। राजकीय भूमि वो होती थी जिसमें ये राजा के मतलब राज्य के अधीन होती थी, और राज्य के अधीन जो राज्य के संसाधनों द्वारा जिस पे कार्य होता था, और उस भूमि को जो देखरेख करने वाला होता वो सीताध्यक्ष होता था।
शीताध्यक्ष देखरेख करता था। और जो निजी भूमि होती थी वो वंशज भूमि होती थी। जैसे हम लोगों के बाप दादाओं से जो मिलती है भूमि उसको वंशज भूमि। और जो राज्य टैक्स लेता था वो 1/6, जो आय होती थी उस आय का जो टैक्स लेता था वो 1/6। और जब कृषि होगी तो कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ेगी, तो सिंचाई के संसाधन कौन कौन से होते थे? राज्य की ओर से कुछ सिंचाई के संसाधन का समुचित व्यवस्था होती थी, और जो राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध होता था उसको सेतुबंध कहा जाता था। क्या कहते थे? सेतुबंध। तो लिख लीजिए इसी लाइन को, राज्य की ओर से सिंचाई का समुचित प्रबंध जो होता था इसे सेतुबंध कहा जाता था। सेतुबंध कहते थे। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। और मौर्य काल का भू राजस्व 1/6 होता था। कहीं भी पूछा जाए तो मौर्य काल का भू राजस्व, कर मतलब टैक्स कितना था? तो 1/6। आप इसी को टिक करिए। अच्छा, कुछ प्राकृतिक संसाधनों से सिंचाई होती थी और कुछ कृत्रिम संसाधनों से, जैसे कुआं है, नहर है। जो कृत्रिम संसाधन थे उनसे सिंचाई व्यवस्था राज्य करता था, और जब राज्य करेगा तो राज्य क्या करेगा? टैक्स लेगा। राज्य टैक्स लेता था। अच्छा, मौर्य काल में एक झील का वर्णन मिला है। झील कौन सी थी? बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील बहुत पूछा जाता है, वो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं इसको। सुदर्शन झील चंद्रगुप्त के समय में बनी थी, जिसे सिंचाई एवं पेयजल की व्यवस्था होती थी और राज्य से टैक्स लेता था। अच्छा, जो सिंचाई का टैक्स था वो अलग से देना पड़ता था। सिंचाई का टैक्स जो है अलग से देना पड़ता था। ये 1/5 से 1/3 हो सकता था। अच्छा, मौर्य राजा जो होते थे आपातकालीन व्यवस्था का ध्यान रखते थे। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था आपको, गोरखपुर के निकट एक हम लोगों को ताम्र पात्र मिला था जिसका नाम था सौगोरा। सौगोरा गोरखपुर के निकट मिला था एक ताम्रपात्र। तो इसमें राज्य द्वारा अनाज का निःशुल्क वितरण की बारे में जानकारी मिली। अकाल पड़ता था, दुर्भिक्ष पड़ता था, तो राज्य निःशुल्क अनाज वितरण करता था जनता के लिए। अच्छा, जैसे कृषि आज के समय में फसल 3 तरीके से, उसी तरीके से उस समय भी 3 तरीके से होती थी। सबसे पहले नंबर पर हैमर। हैमर का मतलब ये है कि जो रबी की फसल होती थी, रबी की फसल। और दूसरे नंबर पर होती थी ग्रीष्मिक। इसका मतलब यह है कि खरीफ की फसल। इसी तरीके से केदार मतलब जायद की फसल। इस तरह के 3 प्रकार की फसल हमको देखने को मिलती है मौर्य काल में। अच्छा, पशुपालन बहुत महत्वपूर्ण था। पशु बहुत महत्वपूर्ण थे। बहुत ही महत्वपूर्ण थे, क्योंकि खेती इन्हीं से होती थी। कृषि इन्हीं से होती थी, और जीवन जो है पशुओं पर आधारित था।
जीवन पशुओं पर आधारित था। हल से खेत की जुताई पशुओं से ही होती थी। हल से खेत की जुताई पशुओं से होती थी। समझ पा रहे हैं यहां तक? साधन संसाधनों के लिए प्रयोग करते थे पशुओं का, लिख दें। चलिए, यातायात का प्रयोग इन्हीं पशुओं से होता था। जिसमें भैंसा गाड़ी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी और युद्ध में रथों का प्रयोग भी होता था। कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण उपयोगिता थी पशुओं की। इसके लिए, इनकी देखरेख के लिए विभागाध्यक्ष तक नियुक्त किए गए। आपने नाम सुना होगा, आटविक का नाम सुना होगा आपने। आटविक कौन था? जंगलों में रहने वाले पशुओं की देखरेख करने वाला। गोपाल शब्द मिला है। गोपाल क्या होता था? गोपाल पशुओं की चराने का काम करता था। पशुओं को चराने का काम करता था। तो वन दो प्रकार के मिले हैं। एक तो हस्ती वन, यहां लिख लीजिए, वन दो प्रकार के मिले हैं। हस्ती वन, जहां हाथी पाए जाते थे, जहां हाथी रहते थे उसे हस्ती वन बोलते थे। और दूसरा जो होता था वो द्रव्य वन, जहां अनेक प्रकार की लकड़ी, लोहा, आदि पाया जाता था। इसको द्रव्य वन बोलते थे। और हस्ती वन, जहां हाथी रहते थे। पूछा जाता प्रश्न, इसीलिए इसको रिपीट कर रहे हैं बार बार। चलिए, अच्छा, उद्योग धंधों की अगर बात करें हम लोग, तो इस समय अनेक उद्योग धंधे थे, जैसे निजी उद्योग, और राज्य कुछ उद्योगों को अपने संरक्षण में चलाया करता था। जैसे उस समय खनन उद्योग हो गया, जो धातु निकाली जाती थी उसको लेकर के खनन उद्योग का पूरा एक अध्यक्ष होता था। जैसे जो राज्य के अधीन होते थे, राज्य के संरक्षण में खनन उद्योग, शराब उद्योग, जहाजरानी उद्योग, हथियार उद्योग, डीआरडीओ वगैरह जैसे आज के समय में है, हथियार उद्योग, नमक उद्योग, अच्छा, महत्वपूर्ण उद्योगों में जैसे ऊनी रेशे, कपास, जैसे कपास वगैरह के जो कपड़े बनते थे, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध शहर था। कलिंग, इन जगहों, बंगाल में मलमल के वस्त्र बनते थे। बंगाल में मलमल के वस्त्र बनते थे। अगर हम लोग व्यापार वाणिज्य की बात करें तो व्यापार वाणिज्य दो प्रकार का होता था। एक तो आयात और एक निर्यात। आयात, देश के अंदर जो वस्तुएं आती थी उसको आयात कहते थे, और जो निर्यात, जो देश के बाहर जाती थी उसे निर्यात कहते थे। जैसे आयात में जैसे रेशम है,
चीन से आता था। चीनी मिट्टी के बर्तन हैं। आदि। और अगर पश्चिम से देखें हम लोग, सोने चांदी के सिक्के, लोबान, घोड़ा आदि का आयात होता था, देश में आती थी ये वस्तुएं। निर्यात की बात अगर करें तो भारत के वस्त्र, हाथी दांत, और हाथी दांत के बने सामान, कछुए, कछुआ की जो पीठ होती है, सीपियां, मोती, नील रंग के लिए जाता था यहां से, और बहुमूल्य लकड़ियां आदि। इस समय सबसे प्रमुख बंदरगाह जो था ये पश्चिमी तट पर, इस समय सबसे प्रमुख बंदरगाह पश्चिमी तट पर भड़ौस था, या भृगुकच्छ, सोपारा जो है ना, महाराष्ट्र में पड़ता था, मुंबई के आसपास, मुंबई के निकट। पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह ताम्रलिप्ति या तामलुक, जो पश्चिम बंगाल में था। ताम्रलिप्ति था जो पश्चिम बंगाल में था। और अगर हम लोग रूट की बात करें तो इसमें उत्तरापथ है, जो ये ताम्रलिप्ति, ताम्रलिपि से पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र से राजगृह, राजगृह से काशी, काशी से कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास पड़ता है, इलाहाबाद में ही है, मतलब आज का प्रयागराज, मथुरा, राजस्थान से होते हुए पेशावर। ये उत्तरापथ मार्ग था, पूछा जाता कई बार, है ना। इस तरीके से, हाँ, इसमें देख सकते हैं ये जो मैप है, मैप में देख सकते हैं इस तरीके से। एक तो ये जो यहां पर ये आपका ताम्रलिप्ति,
और यहाँ से ये मार्ग निकला है, ये था। ये उत्तरापथ, ये पाटलिपुत्र, ये काशी, इसी तरीके से काशी के आगे कौशाम्बी, इलाहाबाद के बाद ये मथुरा, और यहीं से ये राजस्थान है ना, इधर ये राजस्थान है, और राजस्थान से ये दो मार्ग निकले थे, और ये यहाँ पर बैक्टीरिया, है ना, रेशम मार्ग, यूरोप जाने के लिए। तो इस तरीके से देख सकते हैं उत्तरापथ इस तरीके से ये मार्ग तय करता था, यहाँ जाके रेशम मार्ग में मिलता था। आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धार्मिक जीवन, मौर्य साम्राज्य का धार्मिक जीवन। आप सभी के सुझाव एवं प्रश्न आमंत्रित हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।